नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आजकल हर बॉल पे छक्का मार रहे हैं। वो सबसे बड़ी बात उनकी बैटिंग की ये है कि वो लूज बॉल का इंतज़ार नहीं करते। उनकी बैटिंग का जो स्टाइल है वो बिल्कुल क्लासिकल है। वो T20 वाले प्लेयर नहीं हैं, वो टेस्ट मैच वाले प्लेयर हैं। तो टेस्ट मैच वाले प्लेयर हैं तो राजनीति की बात कर रहा हूँ तो कहाँ फिट होते हैं, उनकी बात कहाँ फिट होती है? यहाँ फिट होती है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले कुछ समय से नैरेटिव सेट करने में लगातार विफल हो रही थी, पिछड़ रही थी। बल्कि कहें कांग्रेस पार्टी और उसके विरोधी दल जो है आगे हो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी उसके विरोधी जो नैरेटिव सेट कर रहे हैं उनको फॉलो कर रही है, उनका बचाव कर रही है। योगी आदित्यनाथ ने एक आक्रामक जो है नैरेटिव सेट किया। आक्रामक से मेरा मतलब किसी पर हमला नहीं, कोई हिंसा की बात नहीं, चेताने की बात। जो लोगों के मन में है वो लोगों के मन की बात को अभिव्यक्ति देने का काम। बटोगे तो कटोगे, इसमें किसी के खिलाफ हिंसा की कोई बात नहीं है, किसी के खिलाफ नफरत की कोई बात नहीं है। ये चेतावनी है हिंदू समाज को कि एक रहोगे तो नेक रहोगे। अब इतिहास के पन्ने पलटकर आप देख लीजिए कि जब जब बटे हैं तब तब क्या हुआ है। कितना बड़ा देश था, आज कितना बड़ा बच गया है, इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए। कितनी आबादी थी आज़ादी से पहले हिंदू समाज की, आज कितनी है, इससे अंदाज़ा लगा लीजिए। तो योगी आदित्यनाथ ये कुछ नहीं कह रहे हैं कि आप किसी के खिलाफ हो जाइए या किसी के खिलाफ खड़े हो जाइए या किसी युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। आप मानसिक रूप से तैयार हो जाइए। मानसिक दृढ़ता की ज़रूरत है, वैचारिक दृढ़ता की ज़रूरत है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को एक नैरेटिव दे दिया है। चूँकि आज बात कर रहा हूँ तो आज उन्होंने फिर जो है समाजवादी पार्टी पर हमला किया। उत्तर प्रदेश में भाजपा की मुख्य प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी है। इस समय उसके हौसले बढ़े हुए हैं। 37 लोकसभा सीटें जीत गए हैं। अखिलेश यादव को लग रहा है कि वो चक्रवर्ती सम्राट बन गए। अब उनका रथ रोकने वाला कोई नहीं है। वो अश्वमेध यज्ञ जीत गए हों जैसे उस मुद्रा में है आजकल। अब उनको लगता है अब कुछ जीतना बाकी नहीं है। अब जो वो चाहें, जहां वो चाहें, जिस राज्य को चाहें वो उसको हासिल कर सकते हैं। खैर, उनको उस गलतफहमी में जीने का कुछ समय मिलना चाहिए, उनकी खुशी में खलल नहीं डालना चाहिए, लेकिन उनका चरित्र भी बताना चाहिए। यही बात योगी जी कह रहे हैं। आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि ये पहनते तो लाल टोपी हैं लेकिन इनके कारनामे काले हैं। इनके राज में और लंबे समय तक अलग अलग पार्टियों के राज में भी उत्तर प्रदेश अपनी पहचान के लिए तरसता था। उत्तर प्रदेश की पहचान गुंडा राज से हो गई थी, जहां कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है, जहां कब किसके मकान पर कब्जा हो जाए, कब किसके परिवार की बहन बेटियां उठा ली जाएं, इसका कोई भरोसा नहीं था। लोग इन्वेस्टमेंट करने से डरने लगे थे। उनसे जो है रंगदारी वसूली जाती थी। उन पर दबाव डाला जाता था कि ये हमारे आदमी हैं, इनको आपको नौकरी में रखना पड़ेगा, उनकी योग्यता हो चाहे ना हो। ये एक तरह का गुंडा टैक्स था जिसकी वसूली हो रही थी। तो जो इन्वेस्टमेंट करके फंस गया वो किसी तरह से चला रहा था, जिससे नहीं चल पाए वो छोड़ के जो है जा रहा था। नया इन्वेस्टमेंट आने को तैयार नहीं था। एक ही सवाल होता था कि क्या कानून व्यवस्था की कोई गारंटी है। दूसरी बात, सड़क, बिजली और पानी। बिजली की व्यवस्था ऐसी थी अखिलेश यादव के राज तक, यानी 2017 मार्च से पहले तक, कि जो वीआईपी जिले हैं 4-5, वहाँ बिजली 24 घंटे आती थी। इसका श्रेय जरूर अखिलेश यादव को दिया जाना चाहिए कि अपने और अपने घर वालों के, अपने रिश्तेदारों के, अपनी पार्टी के बड़े नेताओं के 4-5 जिले जिनमें 24 घंटे बिजली आती थी। बाकी प्रदेश में कहीं 8 घंटे, कहीं 10 घंटे, कहीं 12 घंटे। जहां 12 घंटे आ गई वहां लोग मानते थे कि बिजली बहुत आ रही है। अब 20 से 24 घंटे बिजली आ रही है। तो ये परिवर्तन हुआ है। अब आप सोचिए कि इससे उद्योग का कितना फायदा हो रहा है,
इससे आम लोगों का कितना फ़ायदा हो रहा है, इससे विद्यार्थी जगत का कितना फ़ायदा हो रहा है, इससे गरीब आदमी का कितना फ़ायदा हो रहा है। आप कहेंगे बिजली आने से गरीब आदमी का क्या मतलब? गरीब, अरे फैक्ट्री चलेगी तभी तो गरीब आदमी को रोज़गार मिलेगा, काम धंधा चलेगा तभी तो गरीब आदमी को रोजी रोटी कमाने का मौका मिलेगा। अब किसी गरीब की छोटी मोटी ज़मीन है, उस पर कोई माफिया कब्जा नहीं कर पाता। माफिया की पैरेलल सरकार हो गई थी, वो सरकार पर भी भारी पड़ता था। वो पुलिस के अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करवा सकता था, नौकरी से निकलवा सकता था, गिरफ्तार करवा सकता था। पुलिस वालों की हिम्मत नहीं थी कि हाथ भी लगा दे। माफिया को छोड़ दीजिए, माफिया के जो गुंडे थे, गुर्गे थे, उन पर हाथ लगाने की हिम्मत नहीं थी पुलिस की। यानी पुलिस गुंडों से डरती थी। ये था उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के आने से पहले। अब क्या है? अब गुंडे पुलिस से डरते हैं। उनको मालूम है कि गुंडागर्दी हो सकता है, अगर दिमाग खराब हो जाए, किसी का मानसिक संतुलन बिगड़ जाए तो कुछ भी गलत कर सकता है। गलत कर दिया तो उसके बाद बच जाएंगे, इसकी गारंटी लेने वाला आज देश में कोई नहीं है। कोई ये दावा नहीं कर सकता कि उत्तर प्रदेश में किसी गुंडे को हम बचा लेंगे शासन और कानून की कार्रवाई से। दूसरी बात, भ्रष्टाचार। बहुत से लोग मुझसे मिलते हैं, कहते हैं भ्रष्टाचार जो है नीचे के स्तर पर तो है, ख़त्म तो नहीं हुआ है। मैं भी नहीं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में राम राज्य आ गया है, भ्रष्टाचार पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। लेकिन 7 साल हो गए योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बने हुए। उनका बड़ा से बड़ा विरोधी जो है वो सामने आकर सार्वजनिक रूप से कहने की हिम्मत ना हो, निजी रूप से भी आकर कह दे योगी आदित्यनाथ के यहाँ फला आदमी ने पैसा पहुंचाया। इसका एक उदाहरण केवल मैं कह रहा हूं अपवाद के लिए भी बता दे तो भी मैं उसको नियम मान लूंगा। तो ये बदलाव आया है। जब देखिए गंगोत्री ऊपर से ही बहती है, नीचे से नहीं बहती है, और गंगोत्री को नीचे मैदान में आने में समय लगता है। इस बात को हमको समझना चाहिए। किस तरह की व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, नौकरशाही की व्यवस्था जो दशकों से चली आ रही थी, वो जादू की छड़ी से जो है बदल नहीं जाएगी रातों रात। आज भी ऐसे अधिकारी आपको मिल जाएंगे जिनकी वफादारी अखिलेश यादव के साथ है, समाजवादी पार्टी के साथ है, समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ है, और जब तक ये माफिया थे जिंदा तब तक उनके साथ थी। जेल में वरना जो सुविधा मिलती थी, चाहे अतीक अहमद हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, इस तरह के जितने गुंडे थे उनको जेल में जो सुविधाएं मिलती थी, कैसे मिलती थी? नौकरशाही और पुलिस प्रशासन की मिली भगत के बिना ये कैसे हो सकता था? घर से लड़कियों का निकलना मुश्किल था, महिलाओं का निकलना मुश्किल था। महिलाओं को तो छोड़ दीजिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो लोग बताते हैं अंधेरा होने के बाद पशुओं का निकलना मुश्किल था। अगर आपकी गाय या आपकी भैंस जो है अंधेरा होने से पहले घर नहीं लौटी तो वो कहाँ कट जाएगी आपको मालूम नहीं था। तो ये जो धंधा था, देखिए हर चीज़ का एक दूसरा पक्ष भी होता है। दूसरा पक्ष ये है कि आजकल जो है छुट्टा जानवर बहुत दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई दे रहे हैं? ये अचानक से कहाँ से आ गए? इसलिए आ गए कि उनका कटना बंद हो गया है। अब हमको आपको तय करना है कि उनको काटने के लिए भेज देना चाहिए या उनकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए। सरकार के स्तर पर हो रहा है, लेकिन ऐसे काम हैं जो सामाजिक स्तर पर ही पूरी तरह से संभव हो सकते हैं। समाज जब तक उसमें नहीं लगेगा तब तक पूरी तरह से होना मुश्किल है, और होगा भी तो बहुत लंबा समय लगेगा। जो ब्यूरोक्रेसी में हैं, जो पुलिस प्रशासन में हैं, उनका कायाकल्प हो गया हो, उनका मन पूरी तरह से बदल गया हो, ऐसा नहीं है। संकट में वो भी है। संकट है जिस तरह का साम्राज्य सरकार में रहकर खड़ा कर लेते थे, अब करना मुश्किल हो गया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बंद हो गया है, लेकिन बहुत कठिन हो गया है। और कठिन से ज़्यादा 24 घंटे ये डर सताता रहता है कि न जाने कब पकड़ लिए जाए। और जिस तरह का फ्री हैंड मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिलना चाहिए था, वैसा मिला होता तो शायद स्थिति और ज़्यादा बेहतर होती। अब इस मुद्दे पर मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं जाऊँगा कि कैसे फ्री हैंड नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, कि लोगों की वजह से नहीं मिला, वो एक अलग विषय है। उसमें जाने से बात अभी जो कर रहा हूँ वो एक तरह से
विषय परिवर्तन हो जाएगा, तो मैं उसमें नहीं जाना चाहते। लेकिन जितना अधिकार मिल रहा है, मिला हुआ है, उसमें जितना संभव हो सकता है उससे ज़्यादा मुख्यमंत्री कर रहे हैं। चाहे विकास के काम हो, आपको इस तरह का सामंजस्य इससे पहले कभी देखने को नहीं मिलेगा। सुशासन, विकास, कानून व्यवस्था और एक विजन, उत्तर प्रदेश कैसा होना चाहिए, उत्तर प्रदेश का विकास कैसा होना चाहिए, उत्तर प्रदेश के विकास का राष्ट्रीय विकास में क्या योगदान होना चाहिए, ऐसा सोचने वाला मुख्यमंत्री मुझे लगता है दशकों बाद आया है। पिछले कम से कम 30-40 सालों में तो ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं आया। तो योगी आदित्यनाथ ने ये जो बयान दिए हैं पिछले कुछ दिनों में, ये भाजपा के लिए उत्तर प्रदेश नहीं, राष्ट्रीय नैरेटिव सेट करने वाले बयान हैं। लेकिन दुख की बात है, जब मैं अभी कह रहा था कि उनको फ्री हैंड नहीं मिला, तो मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि उनको उस तरह से पार्टी का साथ भी नहीं मिला। ये जो उनका बयान था कि बटोगे तो कटोगे, ये राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बनना चाहिए था। आप मुझे बताइए ज़रा याद करके, कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, बिल्कुल ताज़ा बात है। भारतीय जनता पार्टी के कितने नेताओं ने इसके समर्थन में बयान दिया, कितने नेता इसके समर्थन में उतरे। उत्तर प्रदेश से शुरू कर लीजिए और पूरे देश में घूम आइए, बताइए कितने लोग इसके समर्थन में खड़े हुए। ये ऐसा बयान था, ये ऐसा मुद्दा था जिस पर विपक्ष की बोलती बंद हो गई। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, मुंह से शब्द नहीं निकल रहे, समझ में नहीं आ रहा है कि इसका विरोध कैसे करें। इतना बड़ा नैरेटिव हाथ लगा है जो सनातन को मजबूत करता है, जो राष्ट्रवाद को मजबूत करता है, जो देश की संस्कृति और सभ्यता को मजबूत करता है, जो इतिहास से हुई गलतियों से सबक सीखने के लिए प्रेरित करता है। उस नैरेटिव को जितना बड़ा आकार लेना चाहिए था, उसका जितना बड़ा विस्तार होना चाहिए था, वो नहीं हुआ अभी तक। तो आखिर क्यों? ये सोचने की बात है। तो नैरेटिव सेट करने के लिए उसकी शुरुआत कोई नेता कर सकता है, जो योगी जी कर रहे हैं, लेकिन उसको विस्तार देने के लिए पूरे संगठन की शक्ति की ज़रूरत है, हर स्तर पर ज़रूरत है, ग्राम सभा से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक ज़रूरत है। और इस पर जब तक एक होकर, ये किसी एक नेता का मुद्दा नहीं है, ये किसी एक मुख्यमंत्री का मुद्दा नहीं है, ये राष्ट्र का मुद्दा है, राष्ट्रवाद का मुद्दा है, देश को एक रखने का मुद्दा है, देश की एकता और अखंडता का मुद्दा है। इस मुद्दे पर हमने अगर विचार किया होता, इस पर चले होते, तो आज देश का आकार बहुत बड़ा होता। ये जो घटते घटते इतने सा रह गए हैं, ये ना होता। और इससे भी छोटा होने के आसार नज़र आ रहे हैं, आशंका नज़र आ रही है। योगी जी उससे सावधान करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भविष्य में आने वाला खतरा दिखाई दे रहा है, सामने दिखाई दे रहा है, उससे सावधान कर रहे हैं, लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। सवाल यह है कि उनके साथ कौन है, कितने लोग हैं, इसका प्रभाव कहाँ तक जा रहा है। आम आदमी पर निश्चित रूप से इसका प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से इस मुद्दे को अपनाना चाहिए था, बड़े अफसोस की बात है कि उस तरह से अपनाया नहीं गया। अब कारण मैं नहीं जानता, या तो मुद्दा समझ में नहीं आया, या मुद्दे से उनको अपना फायदा समझ में नहीं आया, या कोई और कारण हो। कारण वही बता सकते हैं। लेकिन इतना दिखाई दे रहा है कि एक मुद्दा, खास तौर से जो बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, देखिए हर बात का एक संदर्भ होता है, और योगी जी जब बात रखते हैं अपनी, तो संदर्भ के साथ रखते हैं। ये फर्क है उनमें और दूसरे नेताओं में। तो बांग्लादेश के संदर्भ से उन्होंने शुरू की ये बातें कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो गलती यहां नहीं दोहराई जानी चाहिए। तो वो सावधान कर रहे हैं, सिर्फ आपको जगा रहे हैं, नींद से उठिए, जागिए, देखिए आपके आसपास क्या हो रहा है। तो वो जगाने की कोशिश ही कर सकते हैं, जगा नहीं सकते हैं। जागना हमारे आप पर निर्भर है।
कि हम आप जागते हैं कि नहीं, हम आप इस दिशा में सोचते हैं कि नहीं। ये जो अपने अपने तक सीमित रहने वाली बात है, ये किसी राष्ट्र को नहीं बनाती है। जब तक सामाजिक राष्ट्रीय चेतना नहीं होगी समाज में, तब तक राष्ट्र मजबूत नहीं हो सकता। और जब जब ये राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक चेतना कमज़ोर हुई है, देश पर संकट आया है। उसी संकट से बचने, उस संकट का मुकाबला करने के लिए योगी आदित्यनाथ जगा रहे हैं। अब कितने लोग जगेंगे मुझे मालूम नहीं है, कितने लोगों पर इसका किस तरह का असर होगा मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इतनी बात दिखाई दे रही है कि देश में जो माहौल बना है पिछले 10 साल में, उसकी वजह से लोग इन बातों को स्वीकार करने के लिए, उस पर चर्चा करने के लिए और उस पर खुश होने के लिए तैयार है। लेकिन खुश होकर आप चद्दर ओढ़कर सो जाए, ये समय नहीं है, ये उससे आगे का समय है। कुछ करने, अपने योगदान का समय है। और जनतंत्र में, डेमोक्रेसी में योगदान क्या होता है, ये समझाने बताने की ज़रूरत नहीं है। डेमोक्रेसी में योगदान का सबसे बड़ा हथियार एक ही होता है, और वो है वोट। उसी से आप बदलाव ला सकते हैं। अगर आप इस दिशा में नहीं सोचते हैं, अगर आप सोचते रह जाते हैं कि हमारे इलाके का कौन आदमी है जो हमारा निजी हित जो है सिद्ध कर सकता है, हमारा निजी स्वार्थ साध सकता है, हमारी जाति का स्वार्थ साध सकता है, तो आप समझिए कि आप दरअसल देश के विरोध में काम कर रहे हैं, राष्ट्रीय एकता के विरोध में काम कर रहे हैं, समाज को जोड़ने का नहीं, समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, उसकी आधार भूमि तैयार कर रहे हैं। जब तक इससे निकलेंगे नहीं, जब तक सामूहिकता का बोध नहीं आएगा, जब तक राष्ट्रीयता का बोध नहीं आएगा, योगी आदित्यनाथ जैसे नेता बदलाव की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वो बदलाव आम लोगों को ही लाना पड़ेगा। जब तक आम व्यक्ति नहीं जागेगा, नहीं समझेगा इस बात को, तब तक कोई बदलाव, कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।